वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। हमने जो सीआरपीसी की चैप्टर सीरीज़ स्टार्ट की है फ्रेंड, जो हम लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं उसमें हमने चैप्टर देख लिए। हमारे पूरे चैप्टर अभी तक 11 कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। रिवाइज करते हैं आज हम थोड़ा सा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था प्रिलिमिनरी, सेकंड था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफेंसेस, थर्ड चैप्टर था हमारा पावर ऑफ कोर्ट, पावर क्या होते हैं कोर्ट के। देन हमारा फोर्थ चैप्टर था पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस के क्या पावर होते हैं। देन हमारा चैप्टर 5 था अरेस्ट ऑफ पर्सन अरेस्ट करते हैं तो उसके क्या क्या राइट है। इसमें अमेंडमेंट हुई है फ्रेंड, ABCD ऐड हुआ था जो हमने देखा था, जो अर्नेश कुमार के जजमेंट के बाद आया था। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट था हमारा चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इसमें था 4 डिवीजन, समन्स था, वारंट था फ्रेंड, इसमें प्रोक्लेमेशन था एंड अदर रिगार्डिंग प्रोसेसेस थे। मतलब पर्सन को अपेयर किस तरह से करना है कोर्ट के अंदर, ये उसका प्रोसीजर दे रखा था जो था चैप्टर 6 में। देन चैप्टर 7 स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग। पहले पर्सन को किस तरह से प्रोड्यूस करना है, फिर हमने साथ में देखा था कि किसी चीज़ को, किसी थिंग को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका समन्स वारंट कैसा निकलेगा। देन उसके बाद हमने देखा था हमारा चैप्टर 7A जिसमें दे रखा था रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स दे रखी है फॉर असिस्टेंट इन सर्टन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसमें किस तरह से रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं, किस तरह से विल अवार्ड करते हैं प्रॉपर्टी को, नोटिस किस तरह से निकालते हैं, फॉरफिट किस तरह से करते हैं, ये सब इसमें दे रखा था फ्रेंड। देन हमने देखा था हमारा चैप्टर 8 जिसमें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर रखने के लिए जो सिक्योरिटी देना होती है, जो कितने 3 साल के लिए होती है अगर हैबिचुअल ऑफेंडर हो तो, या अदर देन होती है 1 ईयर के लिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी जाती है। ऐसे कुछ हमने उसमें प्रोविजन देखे थे फ्रेंड। देन हमने देखा हमारा चैप्टर 9 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जिसमें 4 सेक्शन है जो डील करते हैं। सेक्शन 125 वाइफ के मेंटेनेंस के लिए जो स्पेशली होता है वो था, और इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड भी इंक्लूड होते हैं, ये हमने देखा था फ्रेंड्स, जो 128 तक डील करता था। जब हमने देखा चैप्टर 10 था हमारा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रंक्विलिटी। उसमें था हमारा अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंस किस तरह से होता है, अगर अर्जेंट न्यूसेंस होता है तो अप्रहेंडेड डेंजर होगा तो उसको हटाने के लिए क्या क्या पावर्स है कोर्ट के, ये हमने हमारे चैप्टर 10 में देखा फ्रेंड। देन हमने देखा चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस के क्या कॉग्निजेबल कुछ ऑफेंस होता है तो उसको रोकने के लिए किस तरह से एक्शन लेती है पुलिस, ये बताया गया था हमारे चैप्टर 11 में। देन अब हम आ चुके हैं, अब यहाँ तक प्रोड्यूस किस तरह से करना है कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से करना है, अगर अनलॉफुल असेंबली होंगी तो कैसे हटाना है, न्यूसेंस को कैसे हटाना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, ये सब हमने देख लिया। काम क्या है, प्रिवेंट कैसा करना है, पुलिस सब देख चुके हैं। अब हमको देखना है कि ये जो सब स्टार्ट हो रहा है, ये जब समन्स वगैरह प्रोसेस, इसकी स्टार्टिंग प्रोसीजर जो सीआरपीसी की मेन क्रक्स है कि मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रिमिनल मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सेक्शन 54 ये यहाँ से आप कंप्लेन करोगे, कंप्लेन करने के बाद कॉग्निजेंस रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद फिर सभी प्रोसीडिंग आगे चलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, ट्रायल चलेगा, प्रोसीडिंग होगी, ये सब उसके बाद होगा, तो समन्स उसके बाद इशू करना पड़ेगा। तो इसमें क्रोनोलॉजी कुछ आगे पीछे है जो स्टूडेंट को बहुत सारे समझ में नहीं आती है। मैंने पूरी बेयर एक्ट थ्रू रीडिंग ली है, इसलिए मैंने स्टार्ट से स्टार्ट किया फ्रेंड। अदरवाइज अगर एक्सप्लेनेशन में चलते तो हम सेक्शन 154 से स्टार्ट करते। तो आज का जो हमारा सेक्शन है 154 चैप्टर 12 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। यहाँ यहीं से मेन शुरुआत होती है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो डील करता है सेक्शन 154, जिसका अनदर ये तो है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इन फ्रंट इसका हेडिंग ये है। बट इसका सेकंड क्या होता है फ्रेंड, इसको FIR भी बोला जाता है। कैसे वो हम सब आगे देखते हैं। इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, इसका चैप्टर का क्या हेडिंग है फ्रेंड कि इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के पावर क्या क्या है, ये दे रखे हैं चैप्टर 12 में, जो सेक्शन 154 से 176 तक डील करता है फ्रेंड। सो हमारा पहला जो सेक्शन है हम पहले देख लेते हैं, बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। ओके, एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस होना चाहिए इसमें, 154 में आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, 155 में आता है फ्रेंड्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप डील करते हैं देखेंगे 154 जो है इसमें इन्फॉर्मेशन वर्ड दे रखा है, और 156 की आप रीडिंग करोगे सेक्शन की तो उसमें इन्वेस्टिगेशन वर्ड दे रखा है फ्रेंड। एवरी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर होती है, और इसमें क्या होती है, एवरी इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमारा क्या आता है, आगे हम देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो था हमने देख रखा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो हमारे सेक्शन
2 सब क्लॉज सी में दे रखी है। देन हैव गिवन ओरली टू द ऑफिसर इंचार्ज, क्या कर सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, रिटर्न भी दे सकते हैं। किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग। अगर ओरली देते हैं तो वो रिटर्न में उसको रिड्यूस करके लिख लेगा पुलिस ऑफिसर जो भी इंचार्ज होगा उस स्टेशन का वो। अब बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और जो लिखा है उसको पढ़ के किसको सुनाएगा, जो इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो क्या करेगा, उसको पढ़ के भी सुनाएगा। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड, मतलब अगर इन राइटिंग में उसने दिया है या तो उसने ओरली बोला है और रिड्यूस करके लिया है पुलिस ऑफिसर ने उसको राइटिंग में, दोनों भी हो तो शैल बी साइन बाय पर्सन गिविंग इट। तो क्या किया जाएगा, दोनों भी इन्फॉर्मेशन या तो ओरली बोली हो या लिख के दी हो और रिड्यूस करके पुलिस ने ली हो, तो जो लिखने के बाद की जो कॉग्निजेंस जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर साइन किसकी होगी, तो जिसने दी है इन्फॉर्मेशन वो पर्सन की साइन होगी, साइन बाय पर्सन गिविंग इट, जो इन्फॉर्मेंट है उसकी साइन होगी इन शॉर्ट इस पे। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी इंटर इन अ बुक टू बी केप्ड बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। और क्या किया जाएगा, उसको जो उनकी नोटबुक डायरी होती है उनकी एक, वो डायरी में वो सब्सटेंस जो है, जो रिपोर्ट है आ चुका है ये मैटर इस तरह से, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर, वो जो डायरी होती है स्टेशन डायरी, वहाँ पर वो बुक में उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसका प्रोसीजर कौन बताएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो बताएगा कि किस तरह से उसको रिड्यूस करके रखना है, एंटर करके रखना है उस बुक में वो इन्फॉर्मेशन। ऑफिसर इंचार्ज की डेफिनेशन एक आई थी, हमने देखी थी फ्रेंड। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की जो डेफिनेशन है हमारे सेक्शन 2 सब क्लॉज ओ में आती है फ्रेंड्स। ओके, देन इसमें प्रोवाइडेड दैट if the information is given by woman against woman offense under section 326, 326B, 354, 354A, 354B, C, D, 376 वुमन से जितने भी डील करते हैं, इन शॉर्ट फ्रेंड्स जितने भी सेक्शन है आईपीसी के हमारे जो वुमन से डील करते हैं, इस तरह से क्या वो अगेंस्ट वुमन होगा कोई भी इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या है, हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी वुमन ऑफिसर। क्या होगा, किसी भी वुमन की कंप्लेंट होगी रिलेटेड वुमेन ऑफेंसेस, तो कोई वुमन जो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए पुलिस ऑफिसर, और उसने ही वो रिकॉर्ड करके लेना चाहिए। ये बताता है हमारा प्रोवाइजो। फर्दर भी प्रोविजो है। ओके, हम पूरा प्रोविजो देखने के पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस जो है, जो एफआईआर बोलते हैं, ये डील होती है कि नहीं होती है, पता है फ्रेंड्स। वेन इन्फॉर्मेशन रिसीव एज टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस 154 एंड 155 में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल की होती है। इस चैप्टर का स्कोप क्या है फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। ओके, इसमें क्या होता है फ्रेंड, इन्वेस्टिगेशन का जो डिफाइन कर रखा है हमने देखा है 2H में इन्वेस्टिगेशन आती है, 2H में जो है हमारे सेक्शन 2H में जो है इन्वेस्टिगेशन वर्ड आता है फ्रेंड, इन्वेस्टिगेशन। ओके, इसमें क्या होता है, ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो क्या के लिए होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए होता है फ्रेंड, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के लिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट बट नॉट बाय द मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, हमने डेफिनेशन में देखा था कि पुलिस ऑफिसर कोई भी कर सकता है या अदर पर्सन जो मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज कर रखा है, पर मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था ऑनरेबल मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। एंड फ्रेंड कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने देख ली। देन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको सेक्शन 154 डील विथ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस, इट प्रॉपरली कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑल्दो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट द टर्म हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन दिस कोड। एफआईआर जो वर्ड है ये कहीं पर भी फ्रेंड सीआरपीसी में डिफाइन करके रखा हुआ नहीं है कि एफआईआर का वर्ड नहीं है, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करते हैं तो कॉग्निजेंस लिया जाता है, यही बोलता है खाली 154। एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन द कोड बट इट मीन्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू द पुलिस फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एफआईआर। और एफआईआर का काम क्या है फ्रेंड, सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। इसमें केस भी रहा था फ्रेंड हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें बताया गया था कि
टू द सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन के लिए ऑब्जेक्ट एफआईआर का ये होता है। एंड सेकंड इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू ऑब्टेन अर्ली इन्फॉर्मेशन ऑफ द alleged offense from the informant and put into writing before his memory fade। उसकी मेमोरी से जाने से पहले क्या करना चाहिए, वो रिड्यूस करके रखना चाहिए। इसलिए भी ये जो था फ्रेंड तरतूद आई हुई है हमारे पास। ओके, देन इसकी एसेंशियल क्या क्या है फ्रेंड, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए फर्स्ट तो एफआईआर के लिए, बाय इन्फॉर्मेंट होना चाहिए। कौन करना चाहिए, बाय इन्फॉर्मेंट करना चाहिए इन्फॉर्मेशन, और बाय पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, इसमें इन्फॉर्मेंट होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर ने करना चाहिए। ओरली और राइटिंग बोथ हो सकता है फ्रेंड। इसकी इसेंशियल है फ्रेंड, याद रखने के लिए ज़रूरी है, एग्जाम में आते हैं। और उसको रिड्यूस इन राइटिंग करना नेसेसरी है, उसे क्या करना पड़ेगा, राइटिंग इन रिड्यूस करके लेना पड़ेगा अगर वो नहीं हो तो। और रीड ओवर करना पड़ेगा, हमने देखा किसको, इन्फॉर्मेंट को करना पड़ेगा। साइन करना पड़ेगा वो पर्सन ने जिसने इन्फॉर्मेंट दी है। इंटर इन बुक करना पड़ेगा, उसको नेसेसरी है, जिसको बोला जाता है दिस बुक को कॉल, ये जो बुक है उसको जनरल डायरी भी बोला जाता है फ्रेंड। और ये जो जनरल डायरी है ये कहाँ पर डिफाइन कर रखी है फ्रेंड, सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट में जो है फ्रेंड, यहाँ पर तो नहीं दे रखा है लेकिन सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट में ये जनरल डायरी के बारे में बता रखा है फ्रेंड। और कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड शुड बी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये जो कॉपी होगी रिकॉर्ड करके रखी वाली वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी फ्रेंड। It is not necessary that it should come from आई विटनेस, ओनली इट कैन बी हियर से आल्सो। तो ये जो एफआईआर है ये नेसेसरी नहीं है कि आई विटनेस हो उसी ने देना चाहिए, हियर से जो है वो भी अगर होता है, हियर से भी अगर कोई एफआईआर देता है तो वो भी एडमिसेबल होगी फिर फ्रेंड्स, हियर से एफआईआर, ओके, ये भी एडमिसेबल होगी, इंपॉर्टेंट है। इवन अ टेलीफोनिक मैसेज इफ इट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंस्टिट्यूट एफआईआर। अगर टेलीफोनिक मैसेज भी होगा, किसी ने फ़ोन करके बोला, लेकिन रिलेटेड किससे होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। तो टेलीफोनिक भी जो अगर मैसेज होगा तो उसका भी कोर्ट क्या करेगी, एफआईआर फाइल कर सकती है उसका भी। ये इसका भी केस मैटर था फ्रेंड, केस लॉ था जो कि था सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें बताया था ऑनरेबल कोर्ट ने कि टेलीफोनिक मैसेज ऑल्सो डिस्क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेंस देन कॉन्स्टिट्यूट एफआईआर। एंड नेक्स्ट उसमें हुआ था फ्रेंड प्रोविजन 154 में अमेंडमेंट हुआ था। कब का, जो अमेंडमेंट ये हम नीचे देख रहे थे प्रोविजन जो एडेड किया हुआ है ये अमेंडमेंट से हुआ है, जो अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड फर्दर अमेंडमेंट बाय एक्ट 2018 2018 और जो 13 के अमेंडमेंट हुए थे फ्रेंड उसके अंदर इस सेक्शन में बहुत कुछ ऐड हुआ था रिलेटिंग टू वुमेंस हुआ था मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो इसमें जो भी कमिट करते हैं ये वुमेन पुलिस ऑफिसर करना चाहिए, जो सब डिटेल बताएगी। ये जो अमेंडमेंट थी ये अमेंडमेंट से आया था फ्रेंड इसमें, ओके, अमेंडमेंट, ये बोथ अमेंडमेंट से ये इंक्लूसिव हुआ था फ्रेंड। देन प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the event that the person against whom an offence under section 354 A B C D voyeurism stalking ये है इसमें फ्रेंड। देन है सेक्शन 376 रेप से डील करता है ये, सेक्शन 370 A B C D D A D B E ये सब अमेंडमेंट से आए हुए फ्रेंड। और सेक्शन 509 ऑफ द IPC इज alleged to have been committed or attempted, कमिट किया है या अटेम्प्ट भी किया है सिर्फ, टेम्पररी और परमानेंटली, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, इसमें से कोई भी हो, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, ऐसे जो डिसेबल करता है वो भी। देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंट ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सनस चॉइस। इस तरह से कोई वुमन से डील करते होंगे तो मैटर के लिए क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड कहाँ करेगा, पुलिस ऑफिसर पॉसिबिलिटी है कि वो उनके रेसिडेंट पे जाके भी कर सकते हैं या कोई कन्वीनियंट प्लेस है जहाँ पर वो करवाना चाहते हो उनका एफआईआर, जो भी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हो उनके, तो वो वहाँ पर जाके भी करवा सकते हैं पुलिस ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और सोशल एजुकेटर एज द केस में भी। और कौन होगा इसमें, किसके प्रेजेंस में करना पड़ेगा, ये कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए और एक सोशल एजुकेटर होना चाहिए, उसके प्रेजेंस में होगा। जो केस होगा उस पर डिपेंड करता है, आगे इस तरह से बता रहा है सेक्शन में। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, और ये कौन सी किस तरह से होना चाहिए ये रिकॉर्डिंग, तो वीडियोग्राफ होना चाहिए। इस तरह की जो भी रिकॉर्डिंग होंगी फ्रेंड्स। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए सबसेक्शन
5A ऑफ सेक्शन 164 एज सुन एज पॉसिबल। स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड करे हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अगर कराते हो, पुलिस ऑफिसर करता है, देन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। एडेड इन 2018, हियर इज़ द फुल 2000। इसमें जो हुआ था फ्रेंड, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, अगर क्लिक करते तो वो अमेंडमेंट में जाता है फ्रेंड, 2018 की जो अमेंडमेंट थी। लेकिन इसमें जो रखा है फ्रेंड, ये 2018 की अमेंडमेंट से आया था फ्रेंड। ओके, देन अ कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेंट रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन शैल बी गिवन फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्फॉर्मेशन को जो कॉपी है, उसकी जो कॉपी रहेंगी एफआईआर की इन शॉर्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए किसको, इन्फॉर्मेंट को, जिसने वो एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेनेंट को। नेक्स्ट है हमारा, एनी पर्सन एग्री बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर टू इन सबसेक्शन में 1 may send the substance of such information in writing by post to the superintendent of police concern। क्या होगा इसमें फ्रेंड, अगर कोई एग्रीड पर्सन है जिसके साथ मतलब एग्रीड पर्सन में जिसको तकलीफ हुई है, इस तरह का कोई पर्सन है और उसको रिफ्यूज़ करता है ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करने से इन्फॉर्मेशन मना कर देता है। तो क्या कर सकते हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, पहले तो कोई कहीं कुछ होता है हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे, एफआईआर दर्ज कराने क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देने, कंप्लेंट देने किसको जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएगा एक सादा बंदा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अगर पुलिस ने कंप्लेंट ही नहीं ली तो आगे क्या करेंगे हम लोग, तो आगे क्या करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे सब क्लॉज 3 में। इसमें क्या बोलता है, अगर पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट नहीं रहता है तो आपकी सेकेंड रेमेडी क्या बनती है कि आप रिटर्न में बाय पोस्ट भी क्या कर सकते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या कर सकते हो, आपकी जो कमीशन जो आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस कमीशन की जो है डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ओके, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल इधर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ। तो क्या करेगा उसके आगे, जब आप देते हो पोस्ट तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करेंगे, फर्स्ट या तो वो करेंगे इन्वेस्टिगेट खुद से हिमसेल्फ, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर, या क्या बोलेंगे, किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को तुम क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो, ये मैटर में सच कितना है इसके बारे में मालूम करो, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। तो इनके पावर कैसे होंगे वो टाइम पे, जब पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब अगर वो खुद से कमीशन का हिमसेल्फ कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, तो सेम उनके पावर होंगे ऑफिसर इंचार्ज की तरह इन्वेस्टिगेट करने के। अगर वो किसी और को बोलते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, कि वो इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट करें, देन वो सेम पावर में जो है वो डील करेगा। देन है हमारा फ्रेंड, इसमें एक केस लॉ डाल रखा है मैंने, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम जगह लेते हैं कि तो अभी इसके अंदर 154 में ये तो सेक्शन ने डील किया 154 के पूरा, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से क्या क्या होते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड करना नेसेसरी है। अभी मैं आपके साथ वो डील करती हूँ, नेक्स्ट हम उसके बाद हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। इसमें क्या है फ्रेंड, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल हैव द पावर, ऑफिसर इंचार्ज हमने 3 में देखा। अब इसमें है फ्रेंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, वो कब होता है, तो ललिता कुमार का एक फेमस जजमेंट है फ्रेंड, साइटेड जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये यूपी का था फ्रेंड, स्टेट ऑफ यूपी, इन द ईयर 2014, 2014 का था ये केस लॉ फ्रेंड। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट हैज़ बीन आंसर इन अफर्मेटिव बाय। जो इसमें हुआ था फ्रेंड कि मैंडेटरी किया गया था इस केस लॉ में, क्या, एफआईआर रजिस्टर्ड करना, एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, मैंडेटरी कराया गया था। इसमें कोर्ट ने बोला था कि पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू फाइल रजिस्टर्ड एफआईआर इन द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। द पुलिस डज नॉट हैव एन ऑप्शन टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड देन प्रोसीड टू रजिस्टर एफआईआर। ये केस लॉ में क्या बोला था, ड्यूटी बॉन्ड है किसका, ड्यूटी बॉन्ड किसका है, पुलिस ऑफिसर का है, क्या है, रजिस्टर्ड करना एफआईआर, ड्यूटी बॉन्ड है वो, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट से कि वो बोलेगा कि मैं कॉग्निजेबल, उसमें इंपॉर्टेंट भी क्या है कि कॉग्निजेबल मैटर होना चाहिए वो, तो उस टाइम पे द लेजिस्लेटिव इसमें क्या था फ्रेंड, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, द मैंडेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन कैन बी नोटिस बाय द यूज ऑफ द वर्ड शेल इन सेक्शन 154। हमने इसमें क्या देखा फ्रेंड, इसमें
शल वर्ड है, शल कहाँ गया हमारा, हम पहले से देखेंगे। अगर हमने नोटिस किया होगा तो हमने अभी पढ़ा भी फ्रेंड्स कि इसमें क्या है, शल वर्ड है। शल बी रिड्यूस, मे बी रिड्यूस नहीं है फ्रेंड। अब हमको पता ही है शल और मे में क्या फ़र्क होता है सबको, अगर नहीं है तो आगे मैं बता दूंगी आपको। मे मीन्स डिस्क्रिशनल पावर होता है, कर भी सकता है कोर्ट या फिर नहीं भी कर सकता है, मगर अगर जहाँ शल आता है वो कंपलसरी होता है फ्रेंड, और वो कोर्ट को कर, जो भी ऑथोराइज बॉडी है जहाँ शल वर्ड है तो वो उनको करना नेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ पर एक शल वर्ड डालने की वजह से ये जो है मैंडेटरी हो रखा है कि उनको कंपलसरी जो है रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा एफआईआर। देन इसमें कोर्ट ने क्या क्लियरफाई किया है, दूसरा इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज कंपलसरी बट द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज नॉट मैंडेटरी। मगर एफआईआर करना रजिस्टर है इमीडिएटली, बट जो अरेस्ट होता है फ्रेंड्स, अरेस्ट को इमीडिएटली करने की नीड नहीं है एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद। और इसमें दूसरा क्या बताया था फ्रेंड कि कौन से केसेस हैं, ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहाँ पर पहले इंक्वायरी करना नेसेसरी है रजिस्ट्रेशन करने के पहले एफआईआर। कैटेगरी ऑफ केसेस फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। लिबर्टी ऑफ कंडक्ट, द पुलिस इज एट लिबर्टी टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंड मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट। तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा फ्रेंड, मैट्रिमोनियल, जस्ट मिनट हम जगह करते हैं कहीं तो ओके। तो इसमें फर्स्ट है मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट। इस तरह के जो मैटर होगा उसमें क्या होगा, जैसा 498 वो सब मैटर में कंपलसरी क्या है आपकी, पहले शुरू इंक्वायरी होनी चाहिए पहले, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कमर्शियल कोई डिस्प्यूट होगा तो सेकेंड वन, कमर्शियल डिस्प्यूट कोई है उसमें भी पहले इंक्वायरी करना नेसेसरी हो गया है। देन थर्ड वाला है हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस के जो केसेस होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो कुछ करते हैं ट्रीटमेंट और कुछ हो जाता है, मतलब कोई पेशेंट की डेथ वगैरह हो जाती है और उसके ऊपर नेग्लिजेंस का केस तब का तब अगर फाइल करते हैं और बाद में पता चला कि उसकी कोई गलती तो थी नहीं, लेकिन उसका जो रेपुटेशन होता है डॉक्टर का वो पूरा की पूरा ख़त्म हो जाता है, और रेपुटेशन ख़त्म होने के बाद उसका पूरा करियर वेस्ट हो जाता है। अगर उसके एलिगेशन गलत निकले तो पब्लिक का इस तरह से व्यू बन जाता है कि इसने ही मारा है डॉक्टर ने, सिर्फ एफआईआर लेने की वजह से पब्लिक के जो व्यू होता है उसकी वजह से उसका पूरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है एंड फर्दर जाके वो एक्विटल भी हो सकता है अगर उसके ऊपर एलिगेशन गलत लगाए हो तो। इसलिए पहले इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जितने भी ये मैटर है फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ये क्यों पहले इंक्वायरी की जा रही है एफआईआर फाइल करने के पहले, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन पे गलत भी क्या होता है, गलत तरह से उनको फंसाया जाता है और फंसाने के बाद उनकी जो रेपुटेशन है वो वापस तो नहीं आ सकती। तो कुछ ऐसे मैटर है जहाँ पर उनकी रेपुटेशन ख़राब होने की वजह से उनको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। देन क्या करना पड़ेगा, पहले इंक्वायरी करना पड़ेगी और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा एफआईआर। और दूसरा क्या है हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया। देन करप्शन के जो केसेस होते हैं उसमें भी क्या करना पड़ेगा, पहले इंक्वायरी। ना लास्ट वन क्या है हमारा, केसेस वेयर देयर इज अ एबनॉर्मल डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर, डिले इन एफआईआर। तो डिले क्यों हुआ पहले ये भी देखना ज़रूरी है, और वो डिले की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या की जाते हैं, एफआईआर जो है लॉन्च की जाती है। फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं करना चाहिए। आप डिले इन एफआईआर जो होता है फ्रेंड, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर is to obtain early information not only regarding the accused but also about the part play by the accused, nature of incident and name of witnesses। ये क्या होता है फ्रेंड, एक केस लॉ हुआ था गजानन दशरथ बोल के, खराते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस लॉ था। इसमें बताया गया था कि पहले एफआईआर फर्स्टली क्यों देना चाहिए, कि आल्सो पार्ट ऑफ प्ले, पार्ट क्या था अक्यूज का, वो कॉग्निजम में जो क्राइम हो रहा है, जो एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है उसमें जो क्राइम में आके उसका जो पार्ट है प्ले करे हुआ वो पता चलना चाहिए, और नेचर किस तरह से है इंसिडेंट्स का, और विटनेसेस के नाम क्या क्या है। ये डिले होने के बाद फेड हो जाती है ना मेमोरी, तो फास्ट करना चाहिए ऐसा बताया गया था फ्रेंड। एंड और एक केस लॉ में बताया गया था फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने, डिले इन लॉजिंग एफआईआर is normally viewed by court in suspicious because there is a possibility of connection of evidence against the accused. It is the duty of prosecution to satisfactorily explain the delay and afford। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि अगर आप डिले करते हैं तो सस्पेशन आता है ना माइंड में कि अगर किसी के खिलाफ कुछ एविडेंस तो जमा करके झूठ फरियाद तो नहीं दाखिल की, इसलिए क्या होता है तो सस्पेशियस हो जाता है। तो डिले इन लॉजिंग एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो प्रोसिक्यूशन को क्या करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए एक्सप्लेनेशन कि क्यों डिले हुआ। अगर कोर्ट को लगता है क्यों डिले हुआ वो सेटिस्फैक्ट्री है, देन आपका एफआईआर डिले होने के बाद भी
उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है आपके एफआईआर पे या प्रोसीडिंग पे। अ मेयर डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर थ्रोइंग अवे द प्रोसिक्यूशन केस। लॉन्ग एंड अनएक्सप्लेन डिले मे क्रिएट डाउट और रेज सस्पेशन एज टू हाउ द इंसिडेंट हैज़ हैपन। डिले होने के बाद क्या होता है, कैसे हो सकता है ऐसा, ये पता चल सकता है, लेकिन अगर पहले हो जाता है, अगर डिले हुआ इसकी वजह से केस क्या होता है को फेंक नहीं जाए, मतलब केस को लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि डिले हो गया फिर को, ऐसा नहीं बोला जाता है, मगर डाउट पैदा होता है, सिर्फ इतना बताया जाता है। देन इसमें आती है फ्रेंड्स हमारी एविडेंशियल वैल्यू। इंपॉर्टेंट बैठ जाता है ये तो प्री में मेंस में कहीं में भी आ जाएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है वो पूछ जाती है, क्योंकि ये डील करता है हमारे सीआरपीसी से, और इसमें सीआरपीसी के साथ साथ एविडेंस को भी पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड, साथ ही साथ करते चलना ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट ये आता है कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू बनती क्या है, इसकी वैल्यू बनती भी है कुछ या नहीं बनती है, यह हमको देखना ज़रूरी है। तो वैल्यू जो है एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू, although FIR is an important document and it sets the criminal law in motion, it is not substantive piece of evidence, that's evidence of the fact recorded in it। क्या होता है फिर, ये substantive piece of evidence नहीं है, substantive piece of evidence नहीं है, मतलब इतना रिलायबल नहीं है कि इसके ऊपर किसी को होली पनिशमेंट की जाए, substantive नहीं है, ओके, substantive piece of evidence ये नहीं है। एफआईआर कैन बी यूज टू कोरोबरेट द इन्फॉर्मेशन, क्या कर सकते हैं, कोरोबरेट किया जा सकता है, लेकिन सब्सटेंस नहीं है, उस पर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको सपोर्ट किया जा सकता है, कोरोबरेटेड। ये कहाँ डील करता है एविडेंस में फ्रेंड, तो ये डील करता है सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट। और इसको क्या किया जा सकता है फ्रेंड, और टू कॉन्ट्राडिक्ट अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट, और या फिर उसको सेक्शन 145 में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट एफआईआर कैन आल्सो बी यूज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट एंड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग हिम। जो एफआईआर दी जाती है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उसको क्वेश्चन किया, तूने एफआईआर में तो ऐसा बोला था फिर आप ऐसा क्यों बोल रहा है, एफआईआर में तो ये मेंशन है फिर आप ऐसा क्यों बोल रहा है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो भी किया जा सकता है एविडेंस में। कंसिडरिंग सेक्शन 157 एंड 154 ऑफ द एविडेंस एक्ट, इट कैन बी डिटेक्ट द that the FIR cannot be used for the purpose of corroborating or contradicting any witness other than the one registered FIR। इसमें corroborate किसको किया जाता है फ्रेंड, जो इन्फॉर्मेंट है जिसने FIR फाइल किया है, FIR के टाइम पे वो था वहाँ पर और उसमें इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन सिर्फ उसी बंदे को 157 एंड 145 ऑफ एविडेंस एक्ट में क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट और corroborate किया जा सकता है। FIR अक्यूज के जरिए अगर क्या होता है, अब ये तो हमने देख लिया कि इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, ओके, इतनी होगी इसकी एविडेंशियल वैल्यू। अगर इसमें आप क्या हो रहा है कि एफआईआर खुद हिमसेल्फ एक्यूज फाइल कर रहा है, ये भी तो पॉसिबल है, कहाँ देखें हम, ओके इस साइड देखते हैं। अगर एफआईआर कौन कर रहा है, एक्यूज हिमसेल्फ कर रहा है, तो उसके दो प्रकार आएंगे फ्रेंड, क्या आएंगे, हिमसेल्फ एक्यूज, एफआईआर बाय एक्यूज करते हैं हम, ओके, एफआईआर बाय एक्यूज। तो पहला क्या होगा, वो कन्फेशनल हो जाएगा कि उसमें कन्फेस कर लिया ना उसने, तो कन्फेशनल होगा। दूसरा हो जाएगा नॉन कन्फेशनल, ओके। तो कन्फेशनल एफआईआर करता है तो क्या होगा, इफ द एफआईआर इज कन्फेशनल इन नेचर इट कैन नॉट बी प्रूव अगेंस्ट द अक्यूज, तो क्या होगा, अक्यूज के अगेंस्ट वो प्रूव नहीं होगा, नॉट प्रूव, एज इट वुड बी हिट बाय सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट। क्यों नहीं होगा प्रूफ, क्योंकि ये सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट से हिट होता है, वहाँ पर जो कन्फेशन दे रखा है उसके कन्फेशन से यहाँ वो हिट हो जाएगा, इसकी वजह से जो उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो उसके खिलाफ में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इफ द एफआईआर इज नॉन कन्फेशनल इन नेचर इट कैन बी एडमिसिबल इन एविडेंस अंडर सेक्शन 21, तो क्या हो जाएगा, अक्यूज के खिलाफ एडमिसिबल हो जाएगा, किस में हो जाएगा, अंडर सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट, और शोइंग हिज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट, या तो फिर क्या में आ जाएगा 8 में जो हमने देखा है एविडेंस के कि कंडक्ट बताता है अक्यूज का, तो ये कंडक्ट जो शो हो रहा है उसके थ्रू भी एडमिसिबल हो सकता है ये एविडेंस में। नॉन कन्फेशनल अगर एफआईआर रजिस्टर कर रहा है खुद अक्यूज जाके कि मैंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है और मुझे गुनाह कबूल है और मैं सरेंडर करने आया हूँ, ये वो किस तरह से करता है, अक्यूज अगर करता है तो, और उसका नॉन कन्फेशनल या उसने कन्फेशन नहीं किया, सिर्फ बोला है कि ऐसा ऐसा वहाँ पे एक केस हुआ है और वहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा मर्डर किया है, ये उसकी गन है और ये उसका मैंने जो उसके साथ प्रूफ है वो प्रूफ भी उन्हें फाइल कर रहा है और कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है वो, और सराउंडिंग के जो सारे सर्कमस्टेंसेस से मिल के आ रहे हैं कि इसने वो क्राइम किया है, तो उसके
ना उसने कन्फेशन तो एडमिसिबल हो सकता है वो एविडेंस में, अंडर कहाँ पर उसका कंडक्ट दिख के आ रहा है कि उसके पास गन है, खून लगा है उसके कपड़ों पे, वो उसी जगह से आ रहा है, 4 लोगों ने उसको देखा है, ये जो उसका कंडक्ट है सेक्शन 8 में वो भी दिखा रहा है, तो वो एविडेंस में क्या हो सकता है, रिलायबल किया जा सकता है। इतना बता रहा है फ्रेंड। एफआईआर कैन आल्सो बी समटाइम यूज एज ए सेक्शन 32(1) ऑफ एविडेंस एक्ट एज टू द कॉज ऑफ इन्फॉर्मेंट डेथ। उसमें क्या होता है फ्रेंड, हमने ये भी देख रखा है एविडेंस एक्ट में जो हमारा 32 है, तो उसमें भी क्या होता है, एविडेंस एक्ट के एफआईआर का समटाइम काम में लाया जा सकता है। कैसा, वो भी कंडक्ट के थ्रू। कंडक्ट कहाँ था हमारा, सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट। कंडक्ट देखा जाएगा, इन्फॉर्मेशन देते देते वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो डाइंग डिक्लेरेशन जो हमारा बोला जाता है वो एफआईआर भी हो सकती है इन शॉर्ट, अगर कंडक्ट दिखा रहा है वो इन्फॉर्मेंट का तो। ओके फ्रेंड्स, और इसमें और कुछ बातें हैं फ्रेंड्स जो हमको देखना चाहिए। तो इसमें एक आती है फिर रुखा। रुखा इज जस्ट कंप्लेंट कॉपी फ्रॉम विच कंटेंट्स आर टेकन फॉर फाइलिंग एफआईआर। रुखा नाम का एक प्रोविज़न होता है फ्रेंड्स में, जो हमने शायद देखा नहीं होगा जनरली। ओके, अब मैं ये रिरेस करती हूँ फ्रेंड, आप ले लिया होगा शायद वो। तो हम एक नया वर्ड देखने जा रहे हैं फ्रेंड, रुखा, RUKA। ये क्या होता है फ्रेंड, रुखा इज जस्ट कंप्लेंट कॉपी, कंप्लेंट की कॉपी होती है, फ्रॉम विच द कंटेंट्स आर टेकन फॉर फाइलिंग एफआईआर व्हेन क्राइम हैपन्स ऑन रोड एंड इट इज इन्फॉर्म बाय पुलिस या इन्फॉर्म बाय public to police. The police will get it in writing as complaint and send it to police station along with the complainant signature and then FIR will be filed in police station. This complaint क्या होता है फ्रेंड, अगर रास्ते पे कुछ हो गया और किसी पब्लिक में से जो पीपल है उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर ऐसा हो गया है, कुछ किसी की डेथ हो गई, किसी ने किसी को मार दिया, ऐसा कुछ मिलती है, तो रिटर्न जो नोट करते हैं, मतलब क्या बोलेंगे हम, इन्फॉर्मेशन मिली और तब का तब तत्काल में हमने कुछ नोट कर लिया पॉइंट, वो पॉइंट ले जाकर वो पुलिस स्टेशन को सबमिट करेंगे और वहाँ पर जो जाके वो पॉइंट क्या हो गए, एफआईआर में तब्दील हो गए, पीएस में जाके उसका एफआईआर रजिस्टर्ड होगा। तो इस तरह से जो होती है फ्रेंड कंप्लेंट, इस तरह से जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है इसको क्या बोला जाता है, रुखा। ओके फ्रेंड्स, एंड देन है हमारा जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर भी एक होता है फ्रेंड, जीरो एफआईआर सुना होगा शायद आपने, नाम नहीं सुना होगा तो आज हम उसकी डिटेल लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, FIR can be filed in any police station irrespective of place of incident which can then be later transferred to the appropriate police station having territorial jurisdiction after investigation. हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमारा जुरिस्डिक्शन होता है, एरिया होता है, वहाँ पर पहले तो FIR फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप उस एरिया में नहीं हो, अदर एरिया में, किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, आप किसी भी एरिया में हो और वहाँ पर आप अगर क्या कर रहे हो, एनी पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो, कंप्लेंट FIR फाइल कर रहे हो, आप FIR फाइल कर रहे हो, वहाँ का वो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था, फिर भी आपका किसी और एरिया में हुआ इंसिडेंस और आप किसी और स्टेट में, किसी और एरिया में, कहीं और आपके वहाँ जाने के बाद आपने क्या किया, जैसा डर है आपको जान का, यहाँ पर इंसिडेंस हुआ और आप भागते हुए किसी और एरिया में चले गए या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए, वहाँ पर जाके क्या किया आपने, कंप्लेंट रजिस्टर्ड की FIR के लिए कि ऐसा ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है मेरे साथ और मेरे FIR रजिस्टर्ड कीजिए। तो आप वहाँ पर क्यों होता है ये जीरो FIR फ्रेंड, कि तो FIR जब भी पड़ती है हमने देखा होगा कि क्राइम नंबर पड़ता है, उस पर क्राइम नंबर होता है और वो उनका मेंशन होता है डायरी में। अगर वो FIR मेंशन होता है किसके, अभी आपका जो ऑफेंस हुआ वो हुआ, सपोज हम करते हैं कि पूना में हुआ, पूना में अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो यहाँ उनका कोई FIR नंबर गिर जाएगा, 1 2 3 कुछ भी फॉर एग्जांपल, और जो ईयर होता है वो गिरेगा। लेकिन अगर ये बंदा सपोज कीजिए कि औरंगाबाद में या बॉम्बे में, कहीं पर भी, औरंगाबाद लेते हैं, यहाँ चले जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है उसको, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, वहाँ जाता है, अगर वहाँ जाने के बाद वो क्राइम रजिस्टर कराता है और वहाँ पे कोई क्राइम नंबर पड़ के उसका ईयर पड़ गया, तो ये जो क्राइम नंबर पड़ा यहाँ पर वापस अगर जीरो इसको जो क्या किया उन्होंने, वापस जहाँ का जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर भेज दिया बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूना में। पूना में आने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे उनकी जो लिंक में रजिस्टर में चलेगा नंबर वो यहाँ पर रजिस्टर होगा, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पर भी रजिस्टर नंबर पड़ा, यहाँ पर भी रजिस्टर नंबर पड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ जीरो FIR रजिस्टर्ड कर लेते हैं। कहाँ, औरंगाबाद में, जहाँ इंसिडेंस हुआ ही नहीं है। और फिर ये जो जीरो FIR है क्या करते हैं फ्रेंड, ये भेजा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ पर है, लोकल एरिया में, वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल नंबर पड़ेगा वो एरिया का, उनके डायरी में जो चल रहा है रिसेंट नंबर, उसके हिसाब से वहाँ जो भी XYZ नंबर है वो मेंशन करके वो केस को आगे चलाते हैं, क्योंकि ये जीरो नंबर था तो कोई कॉन्फ्लिक्ट इशू ही नहीं होता है, तो इसलिए होता है फ्रेंड इन शॉर्ट ये जीरो FIR। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स।
2 FIRs आर पॉसिबल इन वन केस, एक ही केस में 2 FIR भी पॉसिबल हो सकते हैं फ्रेंड. 2 FIR कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 in respect of the same offence, and the High Court cannot quash second FIR in exercise of inherent power if second FIR is filed by other person and contains different version of events than contained in FIR. First FIR investigation then shall be conducted in respect of both FIR. अगर फर्स्ट FIR होती है तो सेकेंड FIR को क्वाश नहीं किया जाएगा अगर किसी और पर्सन ने कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ वो फाइल की हो तो. और फिर बोथ जो हो गए दोनों भी FIR 1+2 1+1 जो भी दोनों FIR थे, तो इनको दोनों को मिला के क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन उनकी जो है कंडक्ट की जाएगी, इन्वेस्ट किया जाएगा उसको. FIR टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट इफ़ नॉट सेंसिटिव इन नेचर. ये केस लॉ हुआ था यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फ्रेंड. तो इसमें क्या बताया गया था, अनलेस द ऑफेंस इज सेंसिटिव इन नेचर लाइक सेक्शुअल ऑफेंसेस, in terrorism and of that category offenses under POSCO Act, and such other offenses should be uploaded on the police website, and if there is no such website on the official website of the state government within 24 hours of the registration of the FIR, so that the accused or any person concerned with the same can download FIR and file appropriate application before the court as per law for redressal of his grievance. FIR ऑनलाइन का क्यों किया गया है फ्रेंड्स, ये कि अगर किसी को समझो इररिस्पेक्टिव है, लेकिन ये कि किसी बड़े सेक्सुअल ऑफेंस वगैरह जो बड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं करप्शन के, टेररिज्म के, इसके ऊपर नहीं होगा. सेंसिटिव मैटर के ऊपर क्या होगा, FIR ऑनलाइन अपलोड नहीं की जाती है. लेकिन जो सेंसिटिव मैटर नहीं होते हैं उसको क्या करते हैं, FIR को ऑनलाइन भी अपलोड, वेबसाइट जो है पुलिस की स्टेशन की वो एरिया के, वहाँ पर क्या जाएगा, ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा. इसके लिए कि अगर किसी को फंसाया जा रहा है, इस तरह से भी होता है ना कि गलत केस दाखिल कर देते हैं, FIR दाखिल कर देते हैं, तो उसको अगर लेना होगा एंटिसिपेटरी बेल लेना होगा, तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए क्या करेगा, वो जा सकता है. उसको पता होना चाहिए कि उस पर कौन सा केस रजिस्टर्ड हुआ, क्या हुआ, तो वो ऑनलाइन अपनी जो है कॉपी FIR की निकाल सकता है. इसके लिए ये प्रोविज़न बनाया गया था फ्रेंड्स. ओके, देन ये ललित कुमारी जो है, ललिता कुमारी वर्सेस यूपी, ये याद रखिएगा फ्रेंड. ये मैंडेटरी FIR के बारे में बात करती है ये केस लॉ में. हाँ, तो वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा. और जनरल डायरी जो होती है, हमने देखा 44 ऑफ पुलिस एक्ट में, वो जनरल डायरी या फिर उसको स्टेशनरी डायरी बोल सकते हैं या डेली डायरी बोल सकते हैं. रिकॉर्ड ऑल इन्फॉर्मेशन रिसीव इन पुलिस स्टेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पुलिस स्टेशन में वो सब की सब इसमें रिकॉर्ड करके रखना होती है. इट इज़ डायरेक्टेड दैट द ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, वेदर रिजल्टिंग इन रजिस्टर ऑफ FIR और लॉजिंग टू एन इंक्वायरी मस्ट बी मैंडेटरीली एंड reflectly in the said diary, and the decision of the conduct preliminary inquiry must also be reflected. अगर वो लगता है, जैसा हमने देखा था कि किसी में पहले इंक्वायरी करना ज़रूरी होती है मैट्रिमोनियल मैटर में वगैरह, तो इस तरह से भी कोई केस इंक्वायरी का आता है तब भी वो डायरी में मेंशन करके रखना होगा. और कोई FIR भी रजिस्टर हो रही है उसकी पूरी डिटेल वो डायरी में रजिस्टर करके रखना होगा. और ये इम्पैक्ट स्टेटमेंट का जो होता है, इम्पैक्ट क्या होता है फ्रेंड, अ स्टेटमेंट मेड बाय विक्टिम ईदर इन राइटिंग और ओरली डिस्क्राइबिंग द विक्टिम्स फीलिंग अबाउट अ क्राइम, how the crime affected the victim or the victim's family, and sometime also recommending a sentence to impose on defendant. ये भी इसमें इंक्लूड होता है फ्रेंड. A credible information not a condition precedent of register FIR. Genuineness or credibility of information is not a condition precedent for registration of the case. उसका ज़रूरी नहीं है रजिस्टर करने के लिए केस की वो जेन्युइन हो या नहीं. एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर FIR नॉट नेसेसरी, इज नेसेसरी नहीं. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है नॉट रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरी कंडक्टेड इन ऑल करप्शन केसेस. हर करप्शन केस में ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही हो. ये केस लॉ में बताया गया था स्टेट ऑफ तेलंगाना के कि करप्शन के जो केसेस होते हैं हर केस में ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन की जाए पहले. FIR इज़ नॉट साइक्लोपीडिया रिक्वायरिंग एवरी मिनट डिटेल or occurrence to be mentioned therein. However, whether material facts are missing in FIR, it may create suspicious that the crime itself may be staged and therefore a box. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी डिटेल 1 to 1 अभी खाया था, बाद में पिया था, बाद में सोया था, बाद में उठा था, इतना सब लिखा जाए. लिखना क्या पड़ेगा FIR में, मटेरियल फैक्ट है वो पूरे आना चाहिए मगर FIR में, ये बताता है. और स्टेशन हाउस डायरी एक होती है फ्रेंड. द स्टेशन हाउस डायरी इज़ यूज टू रिकॉर्ड एनी मेजर or minor incidents occurring within the jurisdiction of police station
ऑन डेली बेसिस। स्टेशन हाउस डायरी एक होती है स्टेशन हाउस डायरी। स्टेशन हाउस डायरी is the main record of the affairs of the police station and should contain everything of important relating to the work of the police station। इसको कोर्ट में भी क्रॉस के टाइम में मंगाया जाता है फ्रेंड, देखना आप कभी आपने देखा होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो ये डायरी जो है कॉल की जाती है प्रोसीडिंग जब चलती है उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा जो था सेक्शन 154 हमने देख लिया इस तरह से डिटेल में। ये था हमारा पूरा 154, 0 FIR, रुखा, स्टेटमेंट कन्फेशनल हो, नॉन कन्फेशनल हो, ये पूरा हमने कंप्लीट किया। देन अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 155 ऑफ CRPC जो डील करता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस से। इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, इसको NCR भी बोला जाता है फ्रेंड। वो FIR था, ये NCR है नॉन कॉग्निजेबल। और हमने नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन देख रखी है हमारे सेक्शन 2E में फ्रेंड, नॉन कॉग्निजेबल की। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, देखो आप। ओके, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही शैल इंटर और कॉज टू बी इंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक। बुक में ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बी केप्ड बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ एंड रेफर द इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट। वो क्या करेगा, सिर्फ आप इसमें इन शॉर्ट क्या है, आप जाओगे रजिस्टर करोगे NCR करना है मुझे ऐसा ऐसा मेरे साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, वो एक लिस्ट में लिखेंगे, आपको NCR बनाएंगे और आपको दे देंगे पर्ची कि हो गया आपका। और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लॉ मोशन में नहीं आता है इसमें, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की इन्फॉर्मेशन पे कोई नीड नहीं पड़ती है इनको। और फिर वो मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, रेफर किया जाता है, देन उसके बाद उसकी इंक्वायरी शुरू होती है। सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 155, नो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल केसेस विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। मजिस्ट्रेट के अगर हमने देखा था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के डेफिनेशन में ही देख रखा था, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट ऑर्डर, विदाउट अरेस्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर। यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट नेसेसरी है कि तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो पुलिस क्या करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, सिर्फ NCR खताएगा और मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देगा। अगर मैजिस्ट्रेट बोलते हैं जो ऑनरेबल हमारे की इन्वेस्टिगेशन करो, तभी ये पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देन हमारा सब क्लॉज 3 बोलता है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट as an officer in charge for police station may exercise in cognizable cases। तो इसमें क्या बता रखा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन इफ द मैजिस्ट्रेट परमिट द इन्वेस्टिगेशन स्टिल पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज इन कॉग्निजेबल केसेस विदाउट द वारंट ऑफ अरेस्ट। इन्वेस्टिगेशन का भी बोल के रखा है, तब भी अगर वो वारंट नहीं निकालता है विदाउट वारंट तो नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट में अरेस्ट नहीं कर सकता है पुलिस ऑफिसर को। If the magistrate who is not empowered erroneously order in good faith investigation under section 155, the proceeding shall not be vitiated merely on the grant। इसमें 460 में बता रखा है फ्रेंड, इससे रिलेटेड एक सेक्शन 460 आता है हमारा आगे। उसमें क्या है, अगर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो कोर्ट को समझो, एम्पावर नहीं है कोर्ट, मैजिस्ट्रेट जो है, और उसने क्या किया, गुड फेथ में ऑर्डर कर दिया और वो इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो जो प्रोसीडिंग है आगे वो विशिएट नहीं होगी। मतलब वो अगर जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, वो एम्पावर ही नहीं था कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को, फिर भी इसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया, ऐसे ये गलत है, इसके जैसे विशिएट कर दो प्रोसीडिंग, ख़त्म कर दो प्रोसीडिंग, ऐसा नहीं होगा, तो वो प्रोसीडिंग फिर भी चलेगी। ये हमारे सेक्शन 460B में बताता है फ्रेंड। इन द केस ऑफ सिचुएशन अराइजेस वेयर द केस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है फ्रेंड, वेयर द केस रिलेटेड टू 2 और मोर ऑफेंसेस, उसमें से एक क्या होगा, एटलीस्ट 1 क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा, अनदर 1 क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा। देन द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल केस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग दैट द अदर ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल। 2 केस है, एक कॉग्निजेबल है, एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या होगा फ्रेंड, उसको कॉग्निजेबल ही कंसिडर किया जाएगा और उसको कॉग्निजेबल मैटर की तरह ही डील किया जाएगा फ्रेंड। इफ द मैजिस्ट्रेट परमिट द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 155(2), इसमें परमिट किया 155(2) में, then the investigation officer shall have all the power of investigation as an officer in charge of police station exercising in the case of cognizable case। जब cognizable case होता है वहाँ पर जिस तरह से किया जाता है इन्वेस्टिगेशन,
सेम पावर कहाँ आ जाएंगे, 155(2) में जब ग्रांट कर दिया पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करो बोल के, तो सेम पावर आ जाएंगे किसको, पुलिस ऑफिसर को, कहाँ 155(3) में. इट मीन्स दैट एज एंड when the magistrate permit the investigation, the power and procedure to be followed in case of the investigation is same as that which is followed in cognizable cases. मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, एक्सरसाइज कर दिया पावर, बोल दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो जो उनका नॉन कॉग्निजेबल भी ऑफेंस है उसके बाद भी सेम कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही उनके प्रोसीजर चलेंगे पूरे के पूरे. कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, वो प्रोसीजर जो है, पावर जो है सेम हो जाएंगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह. ये हमारा बोलता है सेम ये. चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है. आई थिंक आज के लिए बहुत बड़ा हो गया फ्रेंड, आज के लिए हम रोक लेते हैं. हमारा सेक्शन जो आगे का डील करता है 156, वो आगे से छोटे छोटे सेक्शन है, हम देखते चलेंगे. पर हमारा सेक्शन 154 थोड़ा वास्ट था, इसको हमको डीप में स्टडी करना नेसेसरी था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जनरल पब्लिक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 154 या एफआईआर का इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट का जो नॉलेज है वो हर एक पीपल पब्लिक को पता हो. इसलिए मैंने हर डिटेल पर्सपेक्टिव जितना भी हो सकता है उसमें मैंने बता लिया है फ्रेंड. और लेक्चर बहुत बढ़ रहा है, इसलिए आज के लिए हम रुकते हैं फ्रेंड्स. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो अगले प्रोविजन है वो डील करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो.